अब स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अभी तक आपने रियल इंटीग्रेशन पढ़ा है। रियल इंटीग्रेशन आपने क्या पढ़ा है? रियल इंटीग्रेशन। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। नई चीजें आपके लिए। बीटेक में आपको कराया जाता है, लेकिन अब वही बात हो गई, 2-3 साल हो गए तो आपके दिमाग से हो सकता है बात निकली हुई हो। लेकिन जब मैं आपको बातें बतानी स्टार्ट करूंगा तो धीरे धीरे बाहर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की जो बेसिक बात है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जब बात यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की हो रही है तो यहाँ पे आपका फंक्शन भी कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, यानी कि एफ जेड, ये आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। और आपको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन। इसका क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। और किसके आप कह सकते हैं आपको लिमिट भी दी गई होगी, या आपको कोई क्लोज पाथ दिया गया होगा, या आपको कोई लिमिट दी गई होगी, तब आपको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए कुछ बेसिक सी बातें क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल की। कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। देखिए आप जानते हैं कि जो आपका एफ जेड होता है वो क्या होता है? यू प्लस आई वी। यू आपका रियल पार्ट है और वी आपका इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और जो आपका जेड होता है, जेड आपका क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई। फिर आप इस जेड के टोटल डेरिवेटिव ले लीजिए। देखिए डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। यहां तक बात आ रही है समझ में? अब देखिए जो आपका ये फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप उसमें वैल्यू को रख देंगे। देखिए कैसे, ये आपका है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन, और ये कोई क्लोज पाथ है। सी मीन्स क्लोज पाथ का साइन होता है। यहाँ पे आपको लिमिट भी दी जा सकती है। इसके बाद एफ जेड क्या था आपका? u प्लस आई वी। यहां तक बात आई समझ में? और डी जेड क्या है आपका? देखिए अभी आपने फाइंड किया है बाय द टोटल डेरिवेटिव। क्या है आपका? डी एक्स प्लस आई डी वाई। आई डी वाई। अब आप क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से मतलब क्या होगा कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है आप उसको एक साथ ले लेंगे, और जो आपका रियल पार्ट है उसको आप एक साथ ले लेंगे। देखिए कैसे, इधर कर देता हूं मैं विद इक्वल साइन। देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? u आपका क्या है? रियल पार्ट है, और यहाँ पे क्या है आपका? dx रियल पार्ट है। या हम इसको अगले नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए थोड़ी जगह कम मिलेगी आपको, तो हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं जो हमारा अभी लास्ट टाइम हमने किया है, इंटीग्रल सी u प्लस आई वी इंटू डी एक्स प्लस आई डी वाई। आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन देखिए कैसे करेंगे? सी यू डी एक्स प्लस प्लस आई यू डी वाई। आ रही है बात यहां तक समझ? अब देखिए फिर आई वी की यहाँ पे प्लस आई वी डी एक्स। इसके बाद आई वी की यहाँ पे देखिए प्लस आई स्क्वायर वी डी वाई। अब देखिए आगे सोल्व कीजिए इसको। सी यू डी एक्स प्लस आई वी डी वाई प्लस आई वी डी एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर क्या होता है आपको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई स्क्वायर आपका होता है -1। सो आप वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। -1 मीन्स सिंपल माइनस हमने रखा है यहाँ पे माइनस वी डी वाई। अब देखिए आप क्या करेंगे? जो आपका रियल पार्ट है उसको आप एक साथ ले लेंगे, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है आप उसको एक साथ ले लेंगे। देखिए कैसे, इंटीग्रल
सी क्लोज पाथ, यू dx और आपका देखिए यहाँ पे ये रहा v dy, ये आपका क्या है, रियल पार्ट है। तो आप इसको एक साथ ले लेंगे। देखिए कैसे, u dx माइनस v dy। यहां तक आ रही है बात समझ में? इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बच गया आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्यों है? क्योंकि इसके साथ में एक आई आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखिए, और जिस एलिमेंट के साथ में भी आपका आई होगा वही आपका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ये उसकी पहचान है। तो आप देखिए आई यहां से आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा आपका, देखिए अंदर क्या बचा, ये आपका एक्चुअली यहाँ पे u था, ये मैंने v लिख दिया यहाँ पे गलती से, सॉरी उसके लिए। ये आपका u है, ये u है और ये आपका v है और ये भी v है, ठीक है। तो u और v। तो यहाँ पे क्या है, i आपने कॉमन ले लिया, ये बच गया आपका यहाँ पे u dy और फिर प्लस v dx। यहां तक आपने काम कर दिया जो आपके काम करने का था। आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने जो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया गया था आपने उसको सोल्व किया है बाय कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। उसके बाद आपने क्या किया, एफ जेड आप जानते हैं u प्लस आई वी होता है और जेड जो होता है आपका वो x प्लस आई वाई होता है। आपने इसके टोटल डेरिवेटिव लिए और उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रल था उसमें आपने वैल्यू को रख दिया है। उसके बाद आपने आगे सोल्व किया है, मल्टीप्लीकेशन की है और फिर जो आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट था उसको आपने अरेंज किया। यहां तक आपका काम हो गया। ये था आपका कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल है इंटीग्रल 0 to 3 plus I z square dz, evaluate along this y is equal to x by 3। अब देखिए अगर आप इस चीज को देखें तो ये क्या है आपका, एक क्या है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। ये क्या है, ये एक तरह का पाथ है। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके अलोंग आपको इंटीग्रल करना है। लेकिन अभी जो हमने बात की है वो तो लाइन इंटीग्रल की बात की है और आपको मैंने जो एग्जांपल दे दिया वो एकदम किसका दे दिया है, पाथ का। तो यहाँ पे कोई कैच है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कैच है। तो देखिए कैच क्या है, मैं आपको एक नोट लिखवा दे रहा हूं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नोट क्या है, नोट क्या है, सिंस जो आपका एफ जेड है, एफ जेड क्या है आपका यहाँ जेड स्क्वायर, सिंस एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर क्या है आपका एक, एंड जेड स्क्वायर इज एनालिटिक। जेड स्क्वायर क्या है आपका, एनालिटिक फंक्शन। तो आपको नोट क्या करना है, एफ जेड आपका जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है आपका एनालिटिक फंक्शन। तो अगर आपके पास इफ यू हैव any analytic function, if you have any analytic function there is no need to path, they depends only end point, they depend only end points। देखिए कुछ बात आई है आपके समझ में, चलो नहीं आई तो मैं बता दे रहा हूं। एफ जेड आपका जेड स्क्वायर और मैं पहले आपको कह चुका हूं कि अगर जेड पोलिनोमियल में होगा तो वो आपका एनालिटिक फंक्शन होगा। और जो आपके एनालिटिक फंक्शन होते हैं, अगर आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होगा, तो उन्हें किसी भी पाथ की जरूरत नहीं होती, वे केवल डिपेंड करते हैं एंड पॉइंट्स पर। और एंड पॉइंट्स आपको यहां दिए गए हैं 0 to
3 प्लस आई। तो आप सिंपली क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए इसका, देखिए हम यहां से सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, जेड क्यूब बाय 3। और लिमिट क्या रहेगी इसकी 0 टू 3 प्लस आई। देखिए मैं इधर ही कर रहा हूं, इसी लाइन में जगह हमारे पास बची हुई है। लेकिन आपको अगर सोल्व करना है, आपके पास कोई कन्वेंशनल पेपर है, तो आपको अलग अलग लाइन में सोल्व करके दिखाना है, क्योंकि आप एक लाइन में 2 इक्वल के साइन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिमिट को रख देंगे। सबसे पहले आप क्या रखते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है आपकी 3 प्लस आई, ये आपने रख दी जेड की जगह, और क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपकी यहाँ 0, 0 की क्यूब बाय 3। तो ये तो टोटली 0 हो गया देखिए। तो बचा क्या आपके पास 3 प्लस आई क्यूब बाय 3, 3 प्लस आई क्यूब, 3 प्लस आई होल क्यूब 3 बाई 3। अब देखिए अगर आपको आंसर में दे रखे हैं ऑप्शन और ऑप्शन में आपसे इतना सोल्व करा रखा है, तो आप यहाँ पे भी इसको आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको और सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, मान लीजिए आपके पास है a प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है उसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और आपके पास क्या बचा हुआ है, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। सोल्व क्या करना है आपको 3 प्लस आई क्यूब बाय 3, 3 प्लस आई क्यूब बाय 3। आप इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा जब आप पूरा सोल्व कर लेंगे इसको 6 प्लस 26 आई बाय 3। और ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। सोल्व तो आप ओपन तो कर सकते हैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या इसमें प्रॉब्लम है मुझे उम्मीद है आप कर सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस आप करके देख सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, इतनी उम्मीद मैं आपके ऊपर रख सकता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, कोई फंक्शन है आपका इंटीग्रेशन सी, सी मीन्स वही क्लोज पाथ जेड माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, वेयर सी इज द अपर हाफ ऑफ द सर्कल मोड z माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब देखिए आपको अपर हाफ की बात की गई है, आपको अपर हाफ की बात की गई है, और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये आपका z और z स्क्वायर है, z माइनस z स्क्वायर है। और z और z स्क्वायर क्या होते हैं आपके पोलिनोमियल होते हैं। क्या होते हैं आपके पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। और जो पोलिनोमियल होते हैं वो क्या होते हैं आपके एनालिटिक होते हैं। और जो फंक्शन एनालिटिक होते हैं उनको केवल क्या चाहिए नीड ओनली एंड पॉइंट, नीड ओनली एंड पॉइंट। लेकिन यहां पर इन्होंने आपको एंड पॉइंट दिए ही नहीं, आपको क्या दे दिया एक अपर हाफ दे दिया सर्कल का, यानी आपको क्लोज पाथ दे दिया। तो अब आपको इस क्लोज पाथ की मदद से सबसे पहले क्या फाइंड करने पड़ेंगे एंड पॉइंट। अब देखिए वो एंड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, देखिए कैसे। ये है आपका अपर हाफ सर्कल है, पहले नाम दे दिया, और आप इसको पहचान भी गए होंगे z माइनस 2 इज इक्वल टू 3। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में सोल्व कर लेता हूं, देखिए कैसे z माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब z क्या है आपका, क्या है आपका z x प्लस आई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3। फिर आप क्या कर रहे हैं, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको आप एक साथ ले लेंगे, और जो आपका रियल पार्ट है उसको आप एक साथ ले लेंगे। देखिए कैसे x माइनस 2 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3। यहां तक आ रही है बात समझ में, आ रही है बात यहां तक समझ में। अब देखिए इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर
रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका y, सो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और यू कैन से क्या कह सकते हैं आप इसको 3 का स्क्वायर। देखिए बात आ रही है समझ में। और अब आपको ये कुछ दिखाई दे रही होगी, देखिए अब आपको कुछ ये दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन दिखाई दे रही होगी। सर्कल की इक्वेशन दिखाई दे रही होगी। क्या होती है सर्कल की इक्वेशन? मैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी सर्कल की। ये आपकी कोई सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो अगर मैं कहूँ कि इस इक्वेशन के पॉइंट क्या होंगे, जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होंगे इस इक्वेशन के। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के क्या होंगे सेंटर पॉइंट 0,0। लेकिन यहाँ पे क्या होने चाहिए सेंटर पॉइंट आपके? जी हाँ 2,0। 2 ये वाला और इसके साथ में कोई नहीं है तो ये 0। और रेडियस क्या होनी चाहिए इसकी? रेडियस क्या होनी चाहिए इसकी 3। रेडियस क्या होनी चाहिए इसकी 3। तो आपने इसको सोल्व करके सेंटर पॉइंट और अपनी रेडियस आपने फाइंड कर लिए। अब देखिए इनकी मदद से हम कैसे एंड पॉइंट्स फाइंड करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूं साइड में, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां तक बात आई समझ में? आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे सेंटर क्या है आपके 2,3 2,0। सो ये देखिए एक्स वाई 2,0। 2,0 कहां पे मान सकते हैं आप? यहाँ मान लीजिए, देखिए ये हो गया आपका 2,0 और रेडियस क्या है आपकी 3। तो रेडियस अगर 3 है तो 2 तो यहां तक है और 3 जब यहां तक जाएगा रेडियस होगी ना इसकी, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए फिर 5,0। क्या पॉइंट होना चाहिए 5,0। और इधर भी आप जाएंगे, रेडियस आपकी 3 यूनिट है तो 3 यूनिट में क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए 2 तो यहां तक है और एक और चलेंगे आप निगेटिव एक्सिस पे चले जाएंगे आप, तो क्या होगा -1,0। तो ये होगा आपका सर्कल, ये होगा आपका सर्कल। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे सर ये आपने डॉटेड क्यों बनाया है और ये आपने डार्क क्यों बनाया है, तो इसका जवाब क्या है? उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आपको अपर हाफ की बात करनी है, तो अपर हाफ की बात करनी है इसलिए मैंने अपर हाफ को क्या किया है डार्क किया है। और आपको क्या चाहिए एंड पॉइंट। एंड पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे देखिए 5,0 से स्टार्ट है और एंड कहां पे हो रहा है इसका -1,0 के साथ में। तो एंड पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके? एंड पॉइंट होंगे आपके 5,0 -1,0। अब आप कुछ जो स्टूडेंट है वो भी ये सोच सकते हैं कि सर आप 5,0 और -1,0 ले रहे हैं, सर क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं -1,0 और 5,0? क्या सर आप ऐसे भी कर सकते हैं? बताइए आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर आप एंड पॉइंट ले रहे हैं 5,0 टू -1,0, आप ऐसे नहीं ले सकते -1,0 टू 5,0? आ सकता है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, जब आप कभी भी कोई एंगल मापते हो कैसे मापते हैं, या आप मैं कहूं कि आपको कोई एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का, तो आप कैसे करते हैं? आप हमेशा क्या करते हैं, ये आपने 30 डिग्री बनाया और किधर से मापते हैं आप इसको एक्स एक्सिस से। किधर से? एक्स एक्सिस से। यानी आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल के पॉइंट का सिलेक्शन करना होगा। तो इसलिए आपका ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। यहां तक बात आई आपके समझ में? अब देखिए सिंपली हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि आपके पास एंड पॉइंट भी आ गए और आपके पास में फंक्शन भी है। देखिए कैसे, ये है आपके पास फंक्शन z माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, एंड पॉइंट है आपके 5,0 टू -1,0।
अब सिंपली आप क्या कर रहे हैं, अब सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप, देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, देखिए जेड स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका, जेड क्यूब बाई 3, और आप एंड पॉइंट रख सकते हैं 5,0 माइनस 1,0। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात। अब देखिए क्या करना है आपको, लिमिट रखनी है। अब देखिए लिमिट कैसे रखेंगे, यहाँ पे -1,0, ये क्या है आपके x, और ये आपका क्या है y, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है वो आपका x होता है, जो सेकंड पॉइंट होता है वो आपका y होता है, और ये आपका रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आप इसमें z में डायरेक्ट इसको कैसे पुटअप करेंगे, देखिए कैसे। z क्या होता है आपका, x प्लस आई वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस आई वाई क्यूब बाय 3। लिमिट क्या है आपकी 5 0 माइनस 1 0। आ रही है बात यहां तक समझ में। अब क्या करना है आपको, लिमिट रखनी है, कैसे देखिए, क्या रखेंगे आप, -1 को x की जगह और 0 को y की जगह रखें। देखिए कैसे, -1 x की जगह प्लस i y क्या है आपका, देखिए 0, क्योंकि हम अपर लिमिट रख रहे हैं सबसे पहले, और इसका होल स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस x की जगह -1, फिर प्लस i y की जगह 0। आ रही है बात समझ में, कि क्यूब बाय 3। ये क्या हुआ है आपका, केवल अभी आपने अपर लिमिट रखी है, अपर लिमिट। उसके बाद क्या करते हैं हम, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट भी आप ऐसे रखेंगे, देखिए 5, लोअर लिमिट आपकी 5 x की जगह, फिर प्लस i y की जगह क्या रखेंगे आप, 0 बाय 2, और इसका देखिए होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस x की जगह 5, क्योंकि आप लोअर लिमिट रख रहे हैं, फिर प्लस i 0, और देखिए मैं यहाँ ब्रैकेट कर देता हूं, i इंटू 0 की पावर क्यूब, मैं यहाँ कर देता हूं, देखिए समझ लेना आप इस बात को, अपॉन 3। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब क्या करना है, सिंपली आपको सोल्व करना है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अब सामने आपके। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए -1 और ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। देखिए ये आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, और ये भी आपका 0। जो बचा उसको देखिए क्या करेंगे, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर 1, फिर देखिए -1 का होल क्यूब क्या होगा, -1, और यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर 25, और यहाँ 5 की क्यूब 125 अपॉन 3। तो देखिए हम सोल्व करेंगे, आपको माइंड में रखना है, आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे और वहां से मैच करते चलेंगे। देखिए कैसे, -1 स्क्वायर बाय 2 ये आपका बचा, फिर -1 क्यूब बाय 3 ये आपका बचा, फिर -5 स्क्वायर बाय 2 आपका बचा था, और -5 क्यूब बाय 3 आपका बचा था। सोल्व करेंगे, देखिए -1 बाय 2 1 बाय 2, फिर -1 क्यूब तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 3, उसके बाद फिर -5 स्क्वायर 25 बाय 2, फिर -5 क्यूब
125/3। इसके बाद आप सोल्व करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको मुझे उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। देखिए 3 क्या कर रहे हैं आप, डायगोनल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 1 2 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई 6, फिर माइनस, देखिए 25 इंटू 3 75 माइनस 125 इंटू 2 250 अपॉन 2 इंटू 3 6 इक्वल 3 प्लस 2 5/6 माइनस, सोल्व करेंगे क्या आएगा आपका, अरे साइड में कर लेंगे, कैलकुलेटर तो होगा आपके पास, कीजिए 175, ये आ गया आपका 175 विद माइनस साइन अपॉन 6। इसके बाद 5/6 माइनस माइनस प्लस 75/6, 6 नीचे से, देखिए एलसीएम बचा क्या आपका 5 प्लस 175 इज इक्वल टू 180/6 और 6 से 180 कट गया, बचा क्या आपके पास 30, और 30 आपका क्या है आंसर, 30 क्या है आपका आंसर। तो आई बात समझ में आपको क्या करना है, जब भी आपको एनालिटिक फंक्शन दिया गया होगा तो आप जानते हैं जो एनालिटिक फंक्शन होता है वो आपका पोलिनोमियल होता है, जो पोलिनोमियल होता है वो आपका क्या होता है एनालिटिक होता है। और जो एनालिटिक आपको फंक्शन होगा उसमें आपको पाथ की जरूरत नहीं होती, आपको केवल एंड पॉइंट चाहिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें आपको एंड पॉइंट दिए ही नहीं है, आपको तो पाथ दे दिया है। तो जो आपको पाथ दिया गया है उस पाथ की मदद से आपको क्या करना है, एंड पॉइंट फाइंड करना है। एंड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने ये तरकीब लगाई, सोल्व किया इसको, और यहां से आपने सेंटर और रेडियस आपने फाइंड कर लिया, सेंटर और रेडियस की मदद से आपने एंड पॉइंट फाइंड कर लिया। एंड पॉइंट आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। उसके बाद आपने सिंपली उसका इंटीग्रेशन किया है। अब बात आई लिमिट के रखने की, तो आप सब जानते हैं कि जो x होता है फर्स्ट, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट एलिमेंट x होता है और सेकंड एलिमेंट आपका y होता है, और आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं x प्लस आई वाई। तो आपने इसको ब्रेक किया z को, और आपने इस तरीके से पूरा का पूरा सोल्व क्वेश्चन कर दिया है। अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये थोड़ा ही ना होता है कि हर बार आपको जो है कह सकते हैं आपके हर बार एनालिटिक फंक्शन ही दिया गया हो, कि भाई ऐसा थोड़ा ही ना कि हर बार आपको एनालिटिक फंक्शन ही दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि एनालिटिक फंक्शन ना दिया गया हो, जैसे e पावर जेड तो हो सकता है एनालिटिक फंक्शन ना हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में हर बार एनालिटिक फंक्शन ही दिया गया होगा और आपको एंड पॉइंट की जरूरत होगी, ऐसा नहीं है, चेंज भी हो सकता है। और अगर आपको एनालिटिक फंक्शन नहीं दिया गया है, उसके इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए कुछ थ्योरम है जिसको हम कहते हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो थ्योरम क्या है आपकी, हम देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरम क्या है, देखिए मैं लिख देता हूं क्या है कॉची इंटीग्रल फर्स्ट थ्योरम। इसमें कहा गया है इफ एफ जेड is in if fz is analytic inside and on the simple closed curve C, then integral of closed path fz dz will be 0। क्या है, if fz is analytic inside and on the simple closed curve then fz dz is equal to 0। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आपका कोई फंक्शन fz एनालिटिक है किसी एक क्लोज पाथ में, एनालिटिक है किसी एक क्लोज पाथ में, तो हम उसका इंटीग्रेशन क्या मानते हैं, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन 0 होता है। किसने बताया हमें, कॉची इंटीग्रल थ्योरम ने। तो आइए इसका हम यूज कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है,
एग्जाम्पल है आपका इंटीग्रल z प्लस ई पावर z अपॉन z माइनस 3 dz, और क्लोज कर्व क्या दिया गया है आपको, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे आप, इसका एक यहां से आपको क्या मिला, जो सेंटर है आपके वो क्या है आपके, देखिए 0,0, और जो रेडियस है वो क्या है आपकी 2। इसका एक ग्राफ बना लेंगे आप, यहाँ पे देखिए आपने इसका ग्राफ बनाना है। कैसे, सेंटर है आपके 0,0 और रेडियस है आपकी 2। ये देखिए, ये आपकी रेडियस है कितनी, z इज इक्वल टू 2। अब आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है एनालिटिक है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे कि जो आपके अपोन में है, अपोन में क्या है आपका z माइनस 3, z माइनस 3, एक इसका भी आपको ग्राफ बनाना है, एक इसका भी आपको ग्राफ बनाना है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये ड्रॉ करना है। अब देखिए z माइनस 3 को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, z माइनस 3 को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू 3। आप इसको भी सोल्व करेंगे इस तरह से जैसे हमने ये किया है। कैसे कि z जगह x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3, फिर आप इसको आगे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ भी देखिए सेंटर आपके 0,0 है और रेडियस आपकी 3 है। तो सेंटर आपके 0,0 है और रेडियस आपकी कितनी है 3। रेडियस कितनी है आपकी 3। तो अगर अब देखिए एनालिटिक कब होगा, अब देखिए एनालिटिक कब होगा, मैं लिख दे रहा हूं नीचे कि क्लोज कर्व क्या आपका z इज इक्वल टू 2, क्लोज कर्व कम्स अंडर, क्लोज कर्व कम्स अंडर z माइनस 3 रीजन, z माइनस 3 रीजन। सो दिस इज एन एनालिटिक, दिस इज एन एनालिटिक। और अगर आपका एनालिटिक है तो क्या होता है, कोची इंटीग्रल फर्स्ट थ्योरम के अनुसार कि अगर आपका एनालिटिक है तो जो आपका फंक्शन होगा dz वो क्या होगा आपका 0। तो आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका 0। आई बात समझ में, आई बात समझ में नहीं। सबसे पहले आप क्या करें, जो आपको क्लोज कर्व दिया वो आपने ड्रॉ किया, उसके बाद जो आपका फंक्शन है और फंक्शन में जो आपका क्लोज कर्व है आपने वो ड्रॉ किया। फिर आपने देखा कि जो आपका क्लोज कर्व था वो z-3 के रीजन में आ गया है, और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप उसको कहते हैं एनालिटिक। और अगर एनालिटिक है तो एनालिटिक का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में कहा है कि अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0। वही बात हमने यहाँ पे लगाई है कि अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है तो क्या होगा उसका इंटीग्रेशन 0। और एनालिटिक है या नहीं इसका पता कैसे लगेगा, आपको कर्व ड्रॉ करके, आपको कर्व ड्रॉ करके। अब देखिए अगर इस एग्जांपल में आपको बात पूरी पकड़ में ना ही हो तो देखिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन क्लोज पाथ जेड स्क्वायर प्लस साइन जेड प्लस कोस जेड अपॉन जेड माइनस 3 5 जेड माइनस 9 dz, और आपको क्लोज पाथ दिया गया है z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। तो अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई ये जो फंक्शन है एनालिटिक है या नहीं।
तो एनालिटिक है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको क्लोज पाथ दिया गया है सबसे पहले उसके आपको पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। तो पॉइंट क्या होंगे, देखिए इसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। यहां तक आ रही है बात समझ में। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 1। ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कीजिए भाई इसको। कैसे, देखिए रेडियस 1 है और सेंटर 0,0, तो सेंटर 0,0 ये हो गए और रेडियस 1 ये रही, रेडियस 1 ये रही। अब आपको चेक करना है भाई एनालिटिक और नॉन एनालिटिक। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपको अपोन में दे के रखे हैं वैल्यूज, आप उनके भी ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब देखिए z-3 है, z-3 का अभी हमने लास्ट टाइम करके दिखाया था आपको। तो ये हो गया आपका, देखिए z-3, ये है z इज इक्वल टू 1, ये है आपका z इज इक्वल टू 3, फिर क्या आपका z-9। तो ये देखिए जगह थोड़ी कम है इस वजह से मैंने इसी में यहाँ पे देखिए कर लिया। ये हो गया आपका z इज इक्वल टू 9। तो अभी आपने क्या देखा कि जो आपका क्लोज कर्व था, जो आपका क्लोज कर्व था वो इन दोनों कर्व के रीजन में आ गया है। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका एनालिटिक फंक्शन। ये क्या हो गया आपका एनालिटिक। और जब आपका कोई भी फंक्शन, कोई भी क्लोज पाथ एनालिटिक होता है तो आप क्या करते हैं, जो आपका इंटीग्रेशन होता है क्लोज पाथ इंटीग्रेशन एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0। तो 0 इसका आंसर होगा। आपको सोल्व करने की जरूरत ज्यादा है ही नहीं। आई है ना बात समझ में। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है, फिर ये देखना है कि जो आपका क्लोज पाथ है ये इन दोनों के अंडर आ रहा है या नहीं। अगर इन दोनों के अंडर आ गया तो आप कहेंगे उसको एनालिटिक, और अगर एनालिटिक है तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तो बात हुई तब जब आपका जो दिया गया है, जो आपको क्लोज पाथ दिया गया है वो आपका एनालिटिक हो गया है। लेकिन अगर आपका दिया गया क्लोज पाथ एनालिटिक ना हो तो उस कंडीशन में आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसके फॉर्मूले अलग हैं। देखिए वो फॉर्मूले क्या है। आपके पास है कोची इंटीग्रल फॉर्मूले। हमने इसको सेकंड थ्योरम नाम दिया है। कोची इंटीग्रल फॉर्मूले हम इनको कहते हैं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले हमने इनको नाम दिया। ये कब लगते हैं, ये तब लगते हैं इफ एनी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट इन कर्व, इफ एनी पॉइंट यहाँ पे कम्स आएगा, कम्स इन कर्व सी। देखिए कैसे फॉर्मूला है आपका एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इक्वल टू 2 पाई एफ जेड नोट। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बाय एग्जांपल, वहां बात आपके समझ में आएगी। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। फिर देखिए एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएशन जेड नोट अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस 1 एन प्लस 1 जेड माइनस ए का होल n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन जेड नोट। अब देखिए यहाँ पे आपने एक बात ध्यान या गौर की होगी कि जब आपका स्क्वायर है तो आप एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जब आपका n प्लस 1 बार n प्लस 1 यहाँ पे पावर है तब आप केवल n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और फैक्टोरियल भी आपका n है, यानी कि एक कम है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ देखिए n है। ये आपको ध्यान रखना है, एक याद करने का तरीका है। अब देखिए हम इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं।
सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे। z माइनस टू इज इक्वल टू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो सेंटर होंगे, सेंटर क्या हो जाएंगे, मैं पिछली स्लाइड में करवा चुका हूं आपको, सेंटर हो जाएंगे इसके 2,0, और जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0.5। तो अब क्या करना है आपको, ये आपने इसको सोल्व कर लिया और इसके आपको फैक्टर करने हैं। देखिए कैसे, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा डबल इंटीग्रेशन डी जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, जेड माइनस वन जेड माइनस टू। अब देखिए ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले आप क्लोज जो आपको पाथ दिया गया है उसको ड्रॉ करेंगे, करते हैं जी। देखिए सेंटर इसके 2,0, ये रहे देखिए 2,0 और रेडियस इसकी 0.5, तो ये हो गई देखिए रेडियस इसकी 0.5। आई बात यहां तक समझ में। अब आपने क्लोज पाथ को यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब देखिए z माइनस वन को ड्रॉ करेंगे तो z माइनस वन क्या होगा आपका, z इज इक्वल टू 1 क्या होगा, देखिए यहाँ पे आएगा कहीं, क्योंकि ये क्या है 2 तो यहाँ पे है और 0.5 इसकी रेडियस है, तो इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा आपका 1.5। लेकिन जो आपका z माइनस वन है ये कहां तक आएगा आपका, देखिए केवल यहां तक। फिर देखेंगे आप z माइनस टू जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ आएगा, देखिए ये 1, ये 1.5 और ये z माइनस टू, तो ये कहाँ पे आएगा, ये देखिए 2 पे आएगा। तो अभी जो मैंने आपको थ्योरम बताई है ये कब लगती है, इफ एनी पॉइंट कम्स इन कर्व सी। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपके कर्व में आया है, z माइनस टू आपके कर्व में आया है। इसका मतलब अब आप यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, उसके लिए आपके पास 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले में से आपको चूज करना है कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए कैसे चूज करेंगे आप, यहाँ देखिए यहाँ दो आपके पास फैक्टर हैं और इन फैक्टर में ये फैक्टर तो आपका कर्व के अंदर आ ही नहीं रहा, तो इससे तो आपका कोई मतलब नहीं है। अब जो फैक्टर आपका कर्व के अंदर आ रहा है आप चेक करेंगे उसकी जो पावर है वो कितनी है। आपने चेक किया इसकी जो पावर है वो केवल 1 है, और 1 पावर वाला फॉर्मूला कौन सा है आपका, देखिए पहले वाला। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 2 पाई आई एफ जेड नोट, फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका 2 पाई आई एफ जेड नोट। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे, इंटीग्रेशन z अपॉन z माइनस वन डी जेड अपॉन z माइनस टू, ये एक्चुअल पूरे पे है ऐसे। अब देखिए आप ये जो हमने z माइनस वन है ये क्यों लिया है हमने इस z के साथ में, क्योंकि ये आपका जो क्लोज कर्व है, जो आपका क्लोज कर्व है ये वाला जो आपको दिया गया है, ये z माइनस वन इसके अंदर नहीं आ रहा, तो हमने इसको अलग से एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। और जो पॉइंट आपका z माइनस टू इसके अंदर आ रहा था उसको हमने अपोन में ले लिया, उसको हमने अपोन में ले लिया है, उसको हमने अपोन में ले लिया है। और जो पॉइंट भी आपका कर्व के अंदर आएगा, जो कर्व के अंदर जाएगा उसको हम क्या देते हैं नाम, जेड नोट। और जेड नोट क्या होगा, क्योंकि आपका 2 अंदर गया है तो जेड नोट क्या होगा आपका, जेड नोट इज इक्वल टू 2। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए जेड अपॉन जेड माइनस वन डी जेड अपॉन जेड माइनस टू इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ जेड नोट, एफ जेड नोट, एफ जेड नोट, 2 पाई आई एफ जेड नोट। अब एफ जेड नोट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ एफ जेड लाना है, यानी फंक्शन ऑफ जेड में। तो फंक्शन ऑफ जेड क्या होगा आपका, जेड अपॉन जेड माइनस वन, जेड अपॉन जेड माइनस, ये डी जेड छूट गया था, जेड अपॉन जेड माइनस वन। तो देखिए कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ पे कर देता हूं जिससे ध्यान रहे बात, 2 पाई आई एफ जेड नोट जेड अपॉन जेड माइनस वन, लेकिन क्या ना है जेड नोट और जेड नोट, ये आपका फंक्शन माना जाएगा जो अभी आपने सोल्व करके लिया है या गेट किया है। तो क्या होगा जेड अपॉन जेड माइनस वन, यानी कि जेड नोट अपॉन जेड नोट माइनस वन। अब आप वैल्यू रखेंगे, देखिए कैसे, इज इक्वल टू 2 पाई आई जेड अपॉन
जेड नोट माइनस 1 2 पाई आई, जेड नोट की वैल्यू क्या दी आपकी 2, सो जेड 2 अपॉन 2 माइनस 1, सो 2 पाई आई 2 अपॉन 1, वैल्यू क्या होगी आपकी 4 पाई आई, और यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। आई बात समझ में? एक बार और देख लें। देखिए हमने क्या किया, यहाँ जो आपको दिया गया था आपने उसका क्या किया, सोल्व किया, आपने फैक्टर ले लिए। फैक्टर लेने के बाद आपने जो आपको क्लोज पाथ दिया गया था, जो आपको क्लोज पाथ दिया गया था, आपने उसके सेंटर और रेडियस फाइंड की। सेंटर और रेडियस फाइंड करने के बाद आपने उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर आप जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आपने जाके देखा कि जो आपने फैक्टर लिए हैं, जो आपने फैक्टर प्राप्त किए हैं, आप फिर उन फैक्टर का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपने ग्राफ ड्रॉ किया z-1 का, और जो z-1 का ग्राफ था ये इसके अंदर नहीं आया। फिर आपने z-2 का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये आपका z इज इक्वल टू 2 देखिए यहाँ पे आ गया। और जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे कोची के, वो सारे फॉर्मूले तब काम करते हैं जब आपका कोई पॉइंट किसी क्लोज कर्व के अंदर आ जाए। फिर आपने देखा कि जो आपका पॉइंट क्लोज कर्व के अंदर आया था उसको आपने अपॉन में लिया, और बाकी जो आपका बचा उसको आपने फंक्शन मान लिया, आपने उसको फंक्शन बना दिया। और जेड नोट की वैल्यू हो जाएगी 2, जो भी आपके क्लोज कर्व के अंदर वैल्यू जाएगी उसी को आप जेड नोट नाम देंगे। उसके बाद आप उसको सोल्व करेंगे बाय फॉर्मूला 2 पाई आई एफ जेड नोट। जेड नोट आपको पता ही है 2 है। उसके बाद आपने सोल्व करके आंसर आपका आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जेड डी जेड अपॉन z-1 z-2 स्क्वायर। ये आपका एक नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे। क्लोज कर्व वही दिया गया है आपको, जो क्लोज कर्व है आपका z-2 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका क्लोज कर्व। तो वही आप बनाएंगे। देखिए फिर से थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिए आप करेंगे क्रिएट, सेंटर होंगे इसके 2,0 और रेडियस होगी इसकी 0.5, सेंटर और ये आपकी रेडियस। देखिए बनाएंगे, बन गया आपका 2,0। अब देखिए फिर आप इसको करेंगे, z-1 कहां बैठेगा आपका, देखिए यहाँ पे, और z-2 आपका कहां जाएगा अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए z डी जेड सॉरी जो आपका कर्व के अंडर है आप उसको अलग कर लेंगे, और जो कर्व के अंडर नहीं आया, जो आपके कर्व के अंडर नहीं आया उसको आप फंक्शन के साथ ले लेंगे z-1 ऐसे। देखिए अपॉन बचा क्या आपका, देखिए z-2 स्क्वायर। यहां तक आ रही है बात समझ में। अब देखिए जो आपका जेड नोट है वो क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 ही तो आपका ग्राफ के अंदर आया है, तो इसलिए जेड नोट इज इक्वल टू 2। अब देखिए आपका z-2 का होल स्क्वायर। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था आपका वो, ये वाला फॉर्मूला। देखिए ये देखिए z-a होल स्क्वायर 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक बार डिफरेंशियल जेड नोट। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। देखिए कैसे, 2 पाई आई अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक बार डिफरेंशिएशन जेड नोट। अब देखिए 2 पाई आई एफ जेड नोट, एफ जेड क्या है आपका जेड अपॉन z-1, बट किसके साथ में, जेड नोट के साथ में। और क्या है इसका हमको करना, क्या करना है हमको इसका, एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए कैसे,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशियल, नीचे वाला ऐसे का ऐसा ही, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशियल और ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही। ऐसे कर सकते हैं आप। u स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर, u का डिफरेंशियल v एज इट इज, माइनस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज। अब देखिए आपके पास क्या है, z अपॉन z माइनस 1। तो आप इसका कैसे करेंगे? देखिए एक बार डिफरेंशिएशन, z माइनस 1 स्क्वायर, फिर देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे। फिर जो आपने स्क्वायर किया है वो एज इट इज रहेगा, z माइनस 1, और फिर z का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस देखिए जो v है, v क्या है आपका, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए z माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, और u आपका एज इट इज, u क्या है आपका z। देखिए फिर इसके बाद सोल्व करेंगे, z माइनस 1 माइनस z अपॉन z माइनस 1 स्क्वायर। देखिए z से z खलास, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर। और ये आपका z थोड़ा ही था, ये तो आपका z नोट था, इसका स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? देखिए तो आप नोट कर लेंगे इसको साइड में। देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 2 पाई आई 1 फैक्टोरियल, ये हमने 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है, इनटू आपने उसका क्या करना है, z नोट अपॉन z नोट माइनस 1 का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन। तो 2 पाई आई 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, और इसका आपने डिफरेंशिएशन करके क्या मिला है आपको, माइनस 1 बाई z नोट माइनस 1 स्क्वायर। और z नोट की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो रखेंगे आप वैल्यू 2 पाई आई माइनस 1 बाई z नोट 2 माइनस 1 स्क्वायर, फिर 2 पाई आई माइनस 1। अब देखिए 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, सो वैल्यू क्या आ गई देखिए माइनस 2 पाई। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर माइनस 2 पाई आई। तो इस तरह आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं कि आपका फॉर्मूला स्क्वायर में है, आपका फॉर्मूला एक घात के साथ, एक पावर के साथ में, आपका फॉर्मूला 2 पावर के साथ में, आपका फॉर्मूला 3 पावर के साथ में। तो उसी हिसाब से आप इंटीग्रेशन फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने अब, ये log z dz अपॉन 1 माइनस z माइनस ये 3 है, z माइनस 3 की क्यूब, क्लोज कर्व है आपका z माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एनालिटिक है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनालिटिक है नहीं चेक करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि जो आपका ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व के अंडर है या नहीं। अगर ये पॉइंट इस कर्व के अंदर आ जाता है तो आप जो सेकंड नंबर में मैंने फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहले आप एनालिटिक और नॉन एनालिटिक चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे इसके 2,0 और रेडियस क्या होगी आपकी 0.5। तो देखिए ये रहा, ये 20 हो जाएगा, और ये आपकी 0.5 रेडियस है। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2.5 हो जाएगा क्योंकि 0.5 रेडियस है, और ये 1.5 हो जाएगा इधर। अब ये आपने बना दिया कर्व। अब आप इसको ड्रॉ करेंगे। z-3 क्या होगा आपका,
0 0 सेंटर होंगे और 3 इसकी क्या होगी, रेडियस। तो देखिए ये ऐसे जाएगा, ये इसको अपने अंडर ले लेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्लोज कर्व है, क्या बताया था, क्लोज कर्व इफ क्लोज कर्व comes under z-3 region, then it is analytic। और अगर जो आपका कोई रीजन दिया गया हो एनालिटिक है, उस रीजन में कोई गिवन क्लोज पाथ, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये नहीं कि जो आपको क्वेश्चन दिया आप डायरेक्ट उसको फॉर्मूला लगा के सोल्व करना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले आप चेक करेंगे वो एनालिटिक है या नहीं, उसके बाद ही आप आगे चलेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि जो आपको क्लोज पाथ दिया गया है, वो जो क्लोज पाथ है उसमें कोई दिए गए फंक्शन का या दिए गए रीजन का कोई पॉइंट तो नहीं पड़ रहा। अगर वो पॉइंट उस क्लोज पाथ में पड़ जाए, जैसे अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए आपको यहाँ होता z-2 होता, मान लीजिए यहाँ पे, तो फिर आप क्या करते, देखिए ये आपका पॉइंट हो जाता 2,0, ठीक है, और ये हो जाता आपका 2.5। तो z-2 आपका कहाँ होता, देखिए यहाँ पे पड़ता, z-2 पॉइंट कहाँ पे पड़ता आपका, यहाँ पे पड़ता 0.2। तो फिर आप क्या करते, आप जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनमें जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला था वो यहाँ पे लगाना पड़ता। जैसे मैं आपको अगला एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका एग्जांपल है, दिया गया है f(z)dz इवेल्युएटेड अराउंड द यूनिट सर्कल ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर f(z) आपको दिया गया है cos z अपॉन z इज, ये आपको दिया गया है, आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बात की गई है कि अराउंड द यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि जिसकी रेडियस 1 हो उसको हम यूनिट सर्किल कहेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो आपको क्लोज पाथ दिया गया है आप उसको ड्रॉ करेंगे, ये आपने ड्रॉ कर लिया, और ये हो गया आपका यूनिट सर्किल के जो सेंटर है वो 0 0 और रेडियस उसकी 1 है। अब आपको जो फंक्शन दिया गया है उसमें चेक करेंगे वो एनालिटिक है या नहीं, या जो आपको फंक्शन दिया गया है उसका जो अपोन वाला पार्ट है वो क्लोज पाथ के अंडर आ रहा है या नहीं। अब देखिए z है आपका ओनली, तो z ओनली है, इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये देखिए इसी पॉइंट पे z इज इक्वल टू 0। तो ये आपके क्लोज पाथ के अंडर आ रहा है, क्लोज पाथ ने इसको अपने अंडर ले लिया है। तो अब आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा, देखिए यहाँ पावर क्या है आपकी 1, तो आपको पहले वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप जानते हैं जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, क्लोज पाथ f(z) z-a dz इज इक्वल टू 2πi f z0, ठीक है। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रख रहा हूं, देखिए cos z अपॉन z dz क्या होगा, देखिए फॉर्मूला आपका 2πi f z0। देखिए जो z है वो तो इसके अंडर आ गया, तो z आ गया इसके अंदर। तो अब देखिए आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2πi f(z0)। तो f(z) क्या होगा आपका cos z, f(z) हो जाएगा आपका यहाँ पे cos z, और z0 क्या होगा आपका 0। तो देखिए रखेंगे हम, यहाँ से करते हैं, इज इक्वल टू ये वाली लाइन चल रही है 2πi f(z) क्या है आपका cos z, लेकिन आपको z नहीं रखना, क्या रखना है यहाँ z0। सो 2πi cos z0 की वैल्यू क्या है
0 2 पाई आई, और कोस 0 क्या होता है आपका 1, सो 2 पाई आई, 2 पाई आई। अब आप आंसर में मैच करेंगे, 2 पाई आई है आपका आंसर। देखिए 2 पाई आई माइनस 2 पाई आई, 4 पाई आई और माइनस 4 पाई आई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन है सिविल 2009 में आया हुआ, इंटीग्रेशन कोस 2 पाई जेड डी जेड अपॉन 2z माइनस, सॉरी ऐसे पढ़ा जाएगा, देखिए कोस 2 पाई जेड अपॉन 2z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3 डी जेड। अब देखिए ऑप्शन है आपके सामने, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्लोज पाथ दिया गया है, तो आप सबसे पहले इसी का काम करेंगे। कैसे, देखिए इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। z इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि जो आपका सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है आपकी 1 है, 1 2 3 और ये -1 -2 -3, ऐसे हो गया आपका z इज इक्वल टू 1। अब आपको ये जो दिए गए हैं आपको ये भी चेक करने हैं, आपको ये भी चेक करने हैं, लेकिन आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आपको कुछ अलग दिखाई देगा। देखिए अभी तक आपने जो पढ़ाया कुछ ऐसे पढ़ाया, z-3 हो या z-1 हो या z-2 हो, आपने ऐसा अभी तक नहीं देखा जहां 2z-1 हो, कुछ इस तरह से नहीं देखा। तो आपको z को क्या करना पड़ेगा, यहाँ अकेला करना पड़ेगा, अकेला। तो अकेला आप देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन कोस 2 पाई z अपॉन, देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका पहला ब्रैकेट है, ये जो आपका पहला ब्रैकेट है इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। देखिए तो देखिए क्या होगा, z माइनस 1/2 इंटू z-3। तो आपके सामने क्या है, 2 ब्रैकेट, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब आप इनको भी ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे। z-2 का मतलब क्या होगा 0.5, तो क्या हुआ z-2 तो इसके अंदर आ गया, और जो z-3 है ये कहां जाएगा आपका, ये जाएगा इसके बाहर, यानी z-3 इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट कहां गया आपका, यहां गया। और z-1/2 मीन्स क्या होगा, z इज इक्वल टू 0.5, और z इज इक्वल टू 0.5 कहां आएगा, यहाँ पे। तो जो पॉइंट आपका जो क्लोज पाथ है उसके अंदर आता है, आप उसी के हिसाब से इंटीग्रेशन करते हैं। और जो आपका पॉइंट क्लोज पाथ के बाहर आता है, जैसे ये 3 आया है, आप उसको फंक्शन के साथ में अटैच कर लेते हैं। देखिए कैसे, इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया आपका, इंटीग्रेशन कोस 2 पाई जेड अपॉन z-3। देखिए क्यों किया मैंने 3, क्योंकि आपके क्लोज पाथ के अंडर आया ही नहीं है पॉइंट, या आपके क्लोज पाथ के अंडर आया ही नहीं है पॉइंट, तो इसलिए आपने इसको फंक्शन के साथ में ले लिया। फिर अपॉन z-1/2 dz। देखिए यहां तक आ रही है बात, समझ में नहीं है आपके, बताइए। देखिए सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या आया है अभी आपका, इंटीग्रेशन कोस 2 पाई जेड अपॉन z-3 होल अपॉन z-1/2 dz इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे, देखिए 2 पाई आई, फॉर्मूला लगेगा इसके हिसाब से, 2 पाई आई तो सब में है। आप देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 पावर है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, एफ जेड, एफ जेड। आप देखिए 2 पाई आई, एफ जेड कौन सा होगा आपका, ये पूरा का पूरा, यानी कोस 2 पाई जेड। आप जेड नहीं ले सकते, यहाँ क्या लेंगे आप, जेड नोट इसको नाम देंगे, अपॉन जेड नोट -3। अब जेड नोट क्या है आपका, देखिए z-1/2 इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू 1/2, तो जेड नोट क्या होगा आपका 1/2।
रखेंगे आप वैल्यू, देखिए 2 पाई आई कोस 2 पाई जेड नोट क्या है आपका 1/2 अपॉन जेड नोट की जगह आप क्या लेंगे फिर 2 माइनस 3। और देखिए हम एक चीज छोड़ दी हमने, ये 1/2 भी है यहाँ पे, ये देखिए 1/2 भी है, 1/2। आ रही है बात समझ? अब देखिए 1/2 इंटू 2 पाई आई, फिर कोस, देखिए इस 2 से ये 2 खलास, तो क्या बच गया यहाँ पे कोस पाई, और 2 माइनस 3 अपॉन में माइनस 1 माइनस 1 आ गया है आपका, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा हमसे मिस हो गया, ये 1/2 है, 1/2 है, ये है 1/2। सो 1/2 माइनस 3 ऐसा है, देखिए देखिए इस 2 से तो ये 2 खलास गया, बचा क्या आपका, देखिए पाई आई, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, सो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई आई अपॉन, इसको सोल्व करेंगे आप, देखिए 1/2 माइनस 3, 1/2 माइनस 3 माइनस 5/2, माइनस 5/2, तो वैल्यू क्या आएगी देखिए आपकी इज इक्वल टू 2 आपका ऊपर जाएगा, देखिए माइनस 2 पाई आई अपॉन -5, देखिए माइनस से माइनस, तो क्या बचा आपका 2 पाई आई अपॉन 5, मैच करेंगे अपने ऑप्शन के साथ में, और 2 पाई आई अपॉन 5 माइनस पाई आई, 2 पाई आई अपॉन 5, देखिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 पाई आई अपॉन 5, 2 पाई आई अपॉन 5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कैच पॉइंट क्या था, यहाँ पे आपको 2z -1 दे रखा था, लेकिन आप क्या लेके चलते हैं, बिल्कुल जो z की वैल्यू, जो z होता है वो अकेला होता है, इसके साथ में कोई भी आप नंबर नहीं लेके चलेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। आई बात यहाँ तक समझ में? अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास EC 2011 में आया हुआ -3z + 4z² + 4z + 5, और आपको क्लोज पाथ z = 1 दिया गया है। अब देखिए आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा, तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले इसी को आप फैक्टराइज करेंगे, देखिए कैसे, ये है आपके पास z² + 4z + 5, आपको इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, देखिए 5 के ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे टुकड़े जो जोड़ के प्लस के 4 आ जाए, तो ये तो आप नहीं कर सकते, आपको ऐसे जो फ्रैक्शन है वो मिलेगी नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है आपका कौन सा, z = -b + -b² - 4ac/2a। तो जब आप इससे सोल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देखिए z = -4 ± √b², b क्या होता है आपका z के साथ में, देखिए 16 - 20/2। आ रही है बात समझ में? और फिर जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको z मिलेगा, z = -2 ± i, या आप ऐसे कह सकते हैं z = -2 + i, और z2 आप ले सकते हैं -2 - i। अब देखिए कैसे करेंगे हम, -3z + 4 अपॉन z माइनस, देख लेते हैं एक बार पीछे क्या आया है आपका, यह है z1 = -2 + i और -2i। आप इसको सिंपली ऐसे ले सकते हैं कि जो आपके पॉइंट आए हैं आप उनको नोट कर लेंगे, देखिए z = -2 - i, और z2 आया है आपका -2 +
आई, और क्लोज पाथ आपको क्या दिया गया है, z इज इक्वल टू 1। अब देखिए आप इसको ड्रॉ करेंगे, देखिए z क्या है आपका 1, तो z इज इक्वल टू 1, देखिए ये रहा, यहां तक हो गया। अब आपके पास क्या है, z1 इज इक्वल टू -2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ड्रॉ करेंगे कैसे, -2 माइनस आई, ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका y। मैं पहले बता चुका हूं, जो आपका रियल पार्ट होगा यानी बिना आई के होगा वो रियल होगा, और जो y के साथ में होगा वो आपका इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी पार्ट आपका y होता है और रियल पार्ट आपका x होता है। तो z1 को आप ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे, z1 क्या है आपका -2 माइनस आई, तो ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है, तो -2 माइनस आई कहाँ होगा, देखिए -2 तो ये रहा, और माइनस आई कहीं देखिए यहां जाके होगा, माइनस आई का मतलब y इज इक्वल टू -1। सो क्या होगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू -1 क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा, देखिए कहीं, ये देखिए, तो आपका पॉइंट कहाँ आया, ये आया -2 माइनस आई। इसी तरह Z2 को देखिए आप -2 और प्लस आई, तो प्लस आई कहाँ पे होगा, देखिए आपका कहीं यहाँ पे -2 प्लस आई। अगर अब आप इसको ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट है आपके, ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर नहीं है, ये भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है, यानी जो आपका क्लोज पाथ आपको दिया गया था ये पॉइंट उसके अंदर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए दो कंडीशन आप बन रहे, आप इसको एक एज ए सर्किल इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए कैसे, ऐसे देखिए। तो जैसे मैंने सबसे फर्स्ट में आपको बताया था कि जो आपको क्लोज पाथ है अगर वो दिया गया है और वो क्लोज पाथ आपके दिए गए जो फंक्शन में सर्किल आपके जो बन रहे हैं उसके अंडर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे भी अगर देखिए आप सर्किल बनाएंगे इसका भी सर्किल सेम ही होगा। तो ये जो आपका सर्कल है ये दिए गए फंक्शन के सर्कल के अंडर में आ रहा है, तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी हम उसको एनालिटिक कहते हैं, हम उसको एनालिटिक कहते हैं। और जो एनालिटिक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, 0 होते हैं इंटीग्रेशन में, तो वही इसका आंसर होगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए 0 आंसर होगा। आइए बात समझ में, बस इसमें यही है कि जो आपको फंक्शन दिए गए हैं आप उनका अगर आपसे आता है ड्रॉ करना उनको, तो मुझे उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे और आप क्विकली आंसर को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है रेजिड्यू। देखिए रेजिड्यू भी सेम आपका होता है इंटीग्रेशन के जैसा, आप इसको इंटीग्रेशन से रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए। बस फर्क ये होता है कि यहाँ पे 2 पाई आई नहीं होता। जैसे मैं अभी बात करता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला है आपके सामने, रेजिड्यू एफ जेड नोट, वहां पे भी था जेड नोट, इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट। देखिए जेड नोट वहां भी था और यहाँ भी है, और एफ जेड। फिर अगर जो रिपीटेड पोल हो, रिपीटेड पोल एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट ऑफ ऑर्डर एन, तो फिर क्या होगा, देखिए फिर क्या होगा, रिपीटेड पोल से मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। रिपीटेड पोल से मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कहीं आपको दिया गया है जेड प्लस 2 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जेड के 2 पोल्स होंगे, जेड प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो जेड के क्या होंगे, देखिए -2 और आपका -2, तो ये आपके रिपीटेड पोल हो गए। तो अगर आपके रिपीटेड पोल वाली कंडीशन है तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट डी बाई डी पावर डी बाई डी जेड n-1 टाइम जेड माइनस जेड नोट होल पावर n एफ जेड। अभी आपको ये फॉर्मूले थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन देखिए जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, फाइंड रेजिड्यू एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड कोस जेड एट इट्स पोल इनसाइड सी, यानी क्लोज पाथ जेड इज इक्वल टू 2। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। फंक्शन आपको दिया गया है
साइन जेड अपॉन जेड कोस जेड। यहां तक आई बात समझ में। और क्लोज पाथ है आपको दिया गया जेड इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पोल है उनको फाइंड करेंगे। पोल कैसे फाइंड करते हैं, जो आपको इंडिविजुअल अपोन में दिए गए हैं उनको आप जीरो के इक्वेट करेंगे। कैसे, देखिए जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो आपका आ गया एक पोल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से निकालना है जेड की वैल्यू। कैसे, देखिए कोस जेड इज इक्वल टू कोस पाई बाई टू, जीरो की वैल्यू। सो जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये आ गया आपका सेकंड पोल। तो आपको ये दो इंडिविजुअल पोल आ गए, इन पे आपको रेजिड्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिड्यू एट रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जीरो करेंगे फ्रेंड। देखिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है आपका, जब सिंपली हम रेजिड्यू पे फाइंड कर, सिंपली किसी पोल पे हम फाइंड करते हैं रेजिड्यू एफ जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट एफ जेड। याद रखेंगे। देखिए इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए रेजिड्यू एट एफ जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट। अभी केवल हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ जेड। आ रही बात समझ में। अब देखिए लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट, जेड नोट क्या है आपका जीरो, फिर यहाँ पे क्या है आपका जेड माइनस जेड नोट क्या है आपका जीरो, और एफ जेड फंक्शन क्या है आपका पूरा जेड का साइन जेड अपॉन जेड कोस जेड। आ रही है बात समझ में। अब देखिए जेड माइनस जीरो जेड होता है और अपॉन जेड, तो जेड से जेड क्लास। अब जो बचा वो लिखेंगे हम। क्या बचा है देखिए, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जीरो साइन जेड अपॉन कोस जेड। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए लिमिट टेंडिंग्स टू जीरो, तो अब क्या करेंगे आप, लिमिट को पुट अप कर देंगे। यहाँ देखिए साइन जीरो अपॉन कोस जीरो। सो साइन जीरो कितना होता है आपका जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन कुछ भी हो क्या होता है वो जीरो। तो ये आ गया आपका पहला आंसर। अब रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू पाई बाई टू। फिर से आप करेंगे लिमिट जेड टेंडिंग्स टू पाई बाई टू, क्योंकि आप जेड नोट ले रहे हैं। या हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जेड नोट जेड माइनस जेड नोट एफ जेड। अब लिखते हैं हम वैल्यू, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट क्या है आपका पाई बाई टू, फिर जेड माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, और फिर आपका साइन जेड अपॉन जेड कोस जेड। देखिए आ रही है बात समझ में। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली हम अपना जो सिंपल काम है उसको हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। अब देखिए सिंपली हम इसको नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्या बचा है हमारे पास, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू पाई बाई टू, फिर क्या बचा है आपके पास जेड माइनस पाई बाई टू,
साइन जेड अपॉन जेड कोस जेड। अब देखिए आप वैल्यू को पुट अप करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप जेड टेंडेक्स टू पाई बाय टू, सो जेड की जगह आप क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ जीरो। देखिए ये जीरो तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ऊपर आ गया आपका जीरो। अब अपोन में देखते हैं, जेड की जगह आप रखेंगे पाई बाय टू और कोस जेड पाई बाय टू, जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए कोस पाई बाय टू क्या होता है आपका जीरो, जीरो इंटू पाई बाय टू जीरो, तो क्या बन गया आपकी जीरो बाई जीरो फॉर्म। और ये क्या होती है आपकी, आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, आप इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, या आप इसको कह दें ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जब ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए, या आपकी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कुछ इस तरह की कंडीशन आपके सामने बन जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है आपका, ऊपर वाले का ऊपर के साथ में डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएशन। सिंपली कैसे, देखिए लिमिट जेड टेंडिंग्स टू पाई बाय टू, देखिए सिंपली आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि कोस जेड, फिर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या आपका जेड माइनस पाई बाय टू, जेड माइनस पाई बाय टू का क्या हो जाएगा, देखिए जेड माइनस पाई बाय टू ये तो कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा, और जेड का क्या हो जाएगा आपका वन। अब देखिए अपॉन में यहाँ देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का क्या हो जाएगा साइन जेड विद माइनस, फिर प्लस सेकंड एज इट इज सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे जी सोल्व। देखिए अब रखें जी आप इसमें वैल्यू क्या होगा, देखिए यहां पे रखेंगे आप पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू इंटू कोस पाई बाय टू, फिर प्लस साइन पाई बाय टू अपॉन, देखिए यहाँ पे माइनस पाई बाय टू साइन पाई बाय टू, फिर प्लस कोस पाई बाय टू। अब देखिए पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये पाई बाय टू ये भी आपका जीरो। अब देखिए साइन पाई बाय टू क्या होता है आपका, ये तो जीरो कंप्लीट, प्लस साइन पाई बाय टू आपका वन अपॉन, यहाँ देखिए माइनस पाई बाय टू इंटू साइन पाई बाय टू, ये वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे माइनस पाई बाय टू, और ये कोस पाई बाय टू क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली जीरो, सो जीरो बचा क्या आपके पास वन अपॉन माइनस पाई बाय टू, या आप इसको अगेन सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, देखिए टू आपका ऊपर अपॉन पाई विद माइनस, और यही होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर। तो आपका रेजिड्यू कितने आए हैं, सेकंड पे जो सेकंड पोल था उस पे आपका माइनस टू अपॉन पाई, और फर्स्ट पे क्या आया था आपका जीरो। तो अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ द रेजिड्यू, तो सम क्या हो जाएगा आपका जीरो और प्लस क्या है आपका माइनस टू बाई पाई, तो सम टोटल क्या हो जाएगा आपका टू बाई पाई विद माइनस आंसर। आई बात समझ में, तो सिंपली आपको फॉर्मूले याद रखने और उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन आपको करना है, सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन है एक अलग, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड। तो अगर आपको रेजिड्यू चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पोल पता होने चाहिए, और पोल पता करने के लिए आप क्या करते हैं जेड स्क्वायर माइनस टू जेड को इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल। अब देखिए यहाँ से जेड कॉमन, जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो जेड इज इक्वल टू जीरो और जेड इज इक्वल टू टू। तो कितने पोल आए आपके, एक तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे और एक जेड इज इक्वल टू टू पे। आ रही है बात समझ में। अब आपको
रेजिड्यू फाइंड करना है 0 पर भी और रेजिड्यू फाइंड करना है आपको 2 पर भी। तो सबसे पहले हम कहाँ फाइंड करेंगे? 0 पर। तो हम यहां कर देते हैं, देखिए साइड में, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। फंक्शन क्या था हम लिख लेते हैं, देखिए जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, जो आपने ये टूट के आया था, देखिए जेड इंटू जेड माइनस 2। मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट, फिर जेड माइनस जेड नोट इंटू एफ जेड। अब देखिए जेड इज इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं हम फाइंड, तो क्या होगा, देखिए लिमिट जेड टेंडिंग्स टू 0, फिर जेड माइनस 0 जेड नोट की जगह, फिर एफ जेड क्या है आपका, ये फंक्शन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड जेड माइनस 2। आ रही बात समझ? देखिए जेड माइनस 0 जेड और जेड, जेड से जेड खलास, बचा क्या आपके पास, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू 0 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2। आ रही है बात समझ में? अब आप सिंपल यहाँ पे लिमिट को रख देंगे, कैसे देखिए, जेड 0 है तो ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 है तो ये 0 माइनस 2, तो क्या आएगा आपका, माइनस 1/2। ये पहला रेजिड्यू आपका आ गया है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? अब आपको रेजिड्यू फाइंड करना है एट जेड इज इक्वल टू 2 पे। तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट, ई जेड नोट की वैल्यू हम मानते हैं, फिर जेड माइनस जेड नोट और ये आपका एफ जेड, फिर लिमिट जेड टेंडिंग्स टू जेड नोट क्या है आपका 2, जेड माइनस जेड नोट क्या है आपका 2, और एफ जेड क्या है आपका जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 2। आ रही है बात पकड़ में? अब देखिए जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कट, बचा क्या आपका, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड। लिमिट को रख देंगे आप, देखिए जेड टेंडिंग्स टू 2, सो ये क्या आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 बाई 2। आ रही है बात पकड़ में यहाँ तक? इसके बाद देखिए आप 4 प्लस 1 5 बाई 2, तो आपके रेजिड्यू क्या आ गए, ये आ गए 5/2, और लास्ट टाइम क्या आया था आपका -1/2। तो फिर से अगर मैं कहूँ आपसे, टोटल रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू एट 0 प्लस रेजिड्यू एट 2। तो रेजिड्यू एट 0 क्या आया था आपका -1/2, और रेजिड्यू एट 2 क्या आया है आपका 5/2। सिंपल इनको आप ऐड कर देंगे, देखिए 2 अपॉन के, और यहाँ -1 प्लस 5, सो वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे, देखिए 4/2, और 2 2 जा 4, सो वैल्यू क्या है आपकी 2, और ये आपका आंसर है। वही है कि अगर आपसे पूछा है टोटल रेजिड्यू तो ये आंसर है, अगर सिंपली आपसे रेजिड्यू पूछा है तो 5/2 और -1/2। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक आ रही है बात पकड़ में? अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, EC 2008 में आया हुआ, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और जेड माइनस 2 स्क्वायर, फाइंड रेजिड्यू एट पोल जेड इज इक्वल टू 2, रेजिड्यू -1/32, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 2 स्क्वायर और जेड माइनस 2 होल स्क्वायर।
डी जेड। और पोल आपको दिया गया है, जो पोल है वो जेड इज इक्वल टू 2 पे बताना है। अब देखिए रेजिड्यू आपको फाइंड करना है जेड इज इक्वल टू 2 पर। अब जेड इज इक्वल टू 2 कैसे आएगा, देखिए जेड माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो जेड माइनस 2 इंटू जेड इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो जेड क्या होगा आपका, देखिए 2 2। तो ये क्या है, रिपीटेड पोल है। ये क्या है आपके, रिपीटेड रिपीटेड पोल है आपके। ठीक है, और जब आपके रिपीटेड पोल होंगे तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था, देखिए रिपीटेड पोल के लिए ये फॉर्मूला था, देखिए आपका ये वाला। अगर जो पोल आपके रिपीटेड हो तो क्या होगा, 1/n-1 लिमिट z टेंडिंग्स टू z नोट डी बाई डी जेड n-1 z माइनस जेड नोट की पावर n f जेड। आ रही है यहाँ पे बात समझ में। तो आपको जब रिपीटेड पोल की बात होगी तो आपको रेजिड्यू के लिए ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, लिखेंगे ऐसे, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग्स टू z नोट 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1 अपॉन dz n-1 इंटू z माइनस जेड नोट होल पावर n f जेड। आ रही है यहां तक बात समझ में। अब देखिए आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू आप कैसे रखेंगे, देखिए लिमिट z टेंडिंग्स टू z नोट क्या होगा आपका 2। z नोट क्या हो जाएगा आपका 2। फिर 1/n-1। n क्या होगा आपका, जो भी आपसे पोल पूछा गया है और जिस फैक्टर में भी आपका पोल है उसकी जो पावर होगी, पावर क्या है यहाँ पे 2, वही आपकी n होगी। सो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके बाद देखिए डी बाई डी जेड, देखिए 2 माइनस 1 और यहाँ भी 2 माइनस 1। इसके बाद देखिए जेड माइनस जेड नोट क्या है आपका यहाँ 2 और पावर n क्या है आपका 2 और एफ जेड आपका टोटल फंक्शन क्या है, जेड प्लस 2 स्क्वायर और जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां तक आ गई बात समझ में। अब देखिए लिमिट जेड टेंडिंग्स टू 2, फिर देखिए 1/1 फैक्टोरियल 1 होगा और यहाँ पे डी बाई डी जेड 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो डी बाई डी जेड। इसके बाद देखिए जेड माइनस 2 होल स्क्वायर और फिर 1/जेड प्लस 2 होल स्क्वायर और ये आपका जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए जेड माइनस 2 होल स्क्वायर से जेड माइनस 2 होल स्क्वायर कट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। क्या बचा है आपके पास, लिमिट जेड टेंडिंग्स टू 2 जेड टेंडिंग्स टू 2 डी बाई डी जेड 1/जेड प्लस 2 होल स्क्वायर। अब क्या है आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप, देखिए ये अपॉन का फॉर्मूला है। जब आप फ्रैक्शनल फॉर्मूला होगा तो कैसे करते हैं आप, u अपॉन v से। क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो v है उसका स्क्वायर, फिर v आपका एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए आप करेंगे लिमिट z टेंडिंग्स टू
2 आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो देखिए क्या होगा, z प्लस 2 ये क्या है होल स्क्वायर है, और फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। आ रही है बात समझ में यहां तक। इसके बाद ये आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा। देखिए कैसे, z प्लस 2 स्क्वायर इंटू u का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, u क्या है आपका 1 तो इसका क्या होगा यहाँ पे 0, फिर माइनस माइनस u एज इट इज यानी कि 1 और z प्लस 2 होल स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन यानी कि 2 इंटू जेड प्लस 2 और z प्लस 2 अगेन डिफरेंशिएशन यानी कि 1। आ रही है बात समझ में। फिर लिमिट z टेंडिंग्स टू 2, ये देखिए ये क्या हो गया आपका यहाँ 0, 0 इंटू समथिंग 0, फिर माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 अपॉन z प्लस 2 का होल 4। अब देखिए कटेगा ये z प्लस 2 से, z प्लस 2 गया तो यहाँ कितना बचा 3, फिर लिमिट z टेंडिंग्स टू 2 माइनस 2 बाई z प्लस 2 का होल क्यूब। आ रही है बात समझ में। इसके बाद आप 2 रखेंगे, लिमिट फिलअप करेंगे कैसे, देखिए मैं यहीं पे कर देता हूं माइनस 2 बाई 2 प्लस 2 होल पावर 3। अब देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इधर माइनस 2 अपॉन, देखिए क्या होगा 4 क्यूब माइनस 2 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 64, कटेगा तो क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 32। अब आप चेक कीजिए ऑप्शन में क्या है, माइनस 1 बाई 32, माइनस 1 बाई 32। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, माइनस 1 बाई 32 यही आपका आंसर होगा। इसी 2008 में आया था और ये आपका रिपीटेड पोल के लिए भी एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है आपका इसी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, द रेजिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स xz। देखिए हर बार आपको ये नहीं कि fz ही दिया जा सकता है, आपको fz भी दे सकता है क्योंकि फंक्शन को नाम कुछ भी दिया जा सकता है। xz इज इक्वल टू 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। क्वेश्चन क्या है, द रेजिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रेजिड्यू बताने हैं एट इट्स पोल, एट इट्स पोल, एट इट्स पोल। ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको, ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए ये आपका 1/2 माइनस 1/2 एंड 1। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1/2 1/2 एंड माइनस 1। सी ऑप्शन है आपका 1/2 1 एंड माइनस 3/2। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है आपका 1/2 माइनस 1 एंड 3/2। सोल्व करना है आपको, तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। आपको दिया गया है z 1 माइनस 2z, 1 माइनस 2z अपॉन z z माइनस 1 और z माइनस 2। रेजिड्यू बताना है इसके पोल्स पे, जितने भी इसके पोल्स है। तो पोल्स कौन कौन से होंगे, देखिए z इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू आप 0 के रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कैसे आएंगे पोल निकल के आपके, देखिए z इज इक्वल टू 0, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू 1, फिर z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर z इज इक्वल टू 2। तो कितने पोल आ गए आपके, देखिए 0 आ गया एक पोल, दूसरा पोल आपका z इज इक्वल टू 1 और फिर तीसरा पोल है आपका z इज इक्वल टू 2। तो हम इन तीनों के जो हमारे तीनों आए हैं पोल्स, इनके ऊपर हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू
जीरो, और z इज इक्वल टू जीरो, रेजिड्यू के लिए पॉइंट क्या बनेगा आपका पोल z नॉट इज इक्वल टू जीरो। देखिए कैसे करेंगे हम, स्टार्ट अपने लिमिट से, लिमिट z टेंडिंग्स टू z नोट, z माइनस z नोट इनटू fz। अब देखिए हम वैल्यू पुट अप करेंगे, लिमिट z टेंडिंग्स टू z नोट क्या है आपका जीरो, फिर z माइनस जीरो यानी कि क्या हो गया आपका जीरो, और fz क्या था आपका, फंक्शन क्या था आपका, लिखेंगे आप उसको 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, ये आपका फंक्शन हो गया। देखिए z माइनस जीरो z और z कैंसल, फिर लिमिट z टेंडिंग्स टू जीरो 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। तो आप क्या करेंगे, सिंपली लिमिट को रख देंगे, तो 1 माइनस 2z जीरो, तो जीरो, फिर अपॉन z माइनस 1 z क्या है आपका जीरो, सो जीरो माइनस 1, और फिर जीरो माइनस 2। अब देख क्या होगा, 1 अपॉन माइनस 1 इंटू माइनस 2 2, सो क्या होगा इसका 1 बाई 2। कहाँ पे है, जब आपका पोल आपका z इज इक्वल टू जीरो है। अब देखिए z इज इक्वल टू 1 पे लेते हैं, फॉर्मूला आपके पास यही हमने लिखा हुआ है पहले से ही। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे, देखिए कैसे, लिमिट z टेंडिंग्स टू 1, फिर z माइनस z नोट की जगह 1, और फिर 1 माइनस 2z यानी कि फंक्शन अपॉन z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। आ रही है बात समझ में, इस जगह थोड़ी हो गई इस वजह से मैंने नीचे लिख दिया। देखिए z माइनस 1 से z माइनस 1 खलास, बचा जो उसको आप लिख लीजिए, लिमिट z टेंडिंग्स टू 1 1 माइनस 2z अपॉन z z माइनस 2। आ रही है बात समझ में। अब आप सिंपली वैल्यू को पुटअप कर देंगे, देखिए कैसे, 1 माइनस 2z यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस 2, फिर देखिए 1 माइनस 2 इंटू 2 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 1 माइनस 2 माइनस 1, सो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या निकालना है आपको, z इज इक्वल टू 2 पर, यानी z नोट क्या हो जाएगा आपका 2। तो आप लिखेंगे सबसे पहले लिमिट z टेंडिंग्स टू z नोट, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम पहले, फिर z माइनस z नोट, और फिर ये आपका fz। इसके बाद लिमिट z टेंडिंग्स टू 2, क्योंकि आपका z नोट क्या है 2, फिर z माइनस 2, और fz क्या होगा आपका 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। देखिए z माइनस 2 से z माइनस 2 कट गया, बचा जो उसको आप लिख लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, z टेंडिंग्स टू 2 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू z माइनस 1। आ रही है बात समझ में, वैल्यू पुटअप कर देंगे सिंपली हम, क्या होगा देखिए 1 माइनस 2 इंटू जेड यानी कि 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पे कर देते हैं, देखिए 1 माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1 1, सो पर क्या बचा आपका माइनस 3 बाई 2। अब देखिए आपने तीनों पोल पे निकाल लिए, तो पहले पोल पे क्या आया था आपका, देखिए 1 बाई 2, फिर सेकंड पे आया आपका 1, पहले पे आया आपका 1 बाई 2, सेकंड पे आया आपका 1, और थर्ड पे क्या आया आपका 3 बाई 2 विद माइनस। तो अब इनको आप ऑप्शन में मैच करेंगे, देखिए 1 बाई 2 1 और माइनस 3 बाई 2, 1 बाई 2 1 1 बाई 2 1 बाई 2 1 माइनस 3 बाई 2। देखिए ऑप्शन नंबर बी पे यानी ऑप्शन नंबर सी पे आपका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा।
तो इस तरह से आप इंडिविजुअली पोल्स भी निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हार्मोनिक फंक्शन की। देखिए हार्मोनिक फंक्शन वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ड्यूटी बनती है हमारी कि हम आपको ये बताएं। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो ये भी आपको सीखना चाहिए। देखिए हार्मोनिक फंक्शन कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बातें हैं, आप याद रख लेंगे। हो सकता है आपका एक क्वेश्चन हार्मोनिक फंक्शन में से इस साल बन जाए। कोई पता नहीं रहता कब कहां से कौन सा क्वेश्चन उठा के दे दे एग्जामिनर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पहले आप जानते तो है ही कि जो आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं उसमें कोची-रीमन इक्वेशन हमने पढ़ी थी, और उसमें कुछ डेरिवेटिव भी थे, पार्शियल डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि वो जो पार्शियल डेरिवेटिव थे वो कौन कौन से थे। डेल यू बाई डेल एक्स था, डेल यू बाई डेल वाई था, और आपका डेल वी बाई डेल एक्स था, और आपका डेल वी बाई डेल वाई था। अब देखिए इन्हीं से हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन है जिसको हमने नाम दिया है लाप्लेस इक्वेशन। वो क्या है, वो है डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल डबल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर रियल पार्ट, एंड डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कहेंगे कि भाई जो आपका फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव का जो सम है एक्स के रेस्पेक्ट और वाई के रेस्पेक्ट में वो 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि भाई जो फंक्शन है आपका हार्मोनिक फंक्शन है। और अगर आपका इमेजिनरी पार्ट का जो डबल डेरिवेटिव का जो सम है वो आ जाए 0 के इक्वल, तो हम उसे कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। आ रही है बात समझ में। अब देखिए उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है कि वो हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो है एफ जेड इज इक्वल टू 2u जेड बाई 2 जेड अपॉन 2y माइनस u 0,0। आ रही है बात समझ में। मतलब क्या हुआ इसका, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, ये कहा गया है कि इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो फाइंड करना है, फाइंड एफ जेड हार्मोनिक फंक्शन वाला। सही है यहां तक बात। अब देखिए सबसे पहले तो आप चेक करेंगे भाई ये हार्मोनिक है या नहीं, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। देखिए कैसे, डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर करते हैं। देखिए क्या होगा इसका, एक बार आप करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए साइड में डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए 2x अगेन, फिर डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2, फिर देखिए डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 2y, और अगेन करते हैं आप इसका -2 इक्वेशन में रखेंगे। देखिए क्या है आपका 2, और ये क्या है आपका -2, तो वैल्यू क्या है आपकी 0। और अगर वैल्यू आपकी 0 आएगी तो आप क्या कहेंगे कि ये आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब वो हार्मोनिक फंक्शन क्या है उसके लिए देखते हैं आगे का प्रोसीजर। क्या है, आप लिखेंगे एफ जेड
इज इक्वल टू 2u z अपॉन 2 कोमा z अपॉन 2i माइनस u 0,0। देखिए अगर आपको v दिया होता तो आप यहाँ पे v कर देते, बाकी सब कुछ सेम रहता। अब देखिए कैसे, 2 u फंक्शन में जो आपका फंक्शन u दिया गया है उसमें आपको x की जगह तो रखना है z/2 और y की जगह रखना आपको z अपॉन 2i। तो देखिए 2 आपका एज इट इज। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपका क्या था फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये था आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रखना क्या आपको, वो थोड़ा, ये देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी। देखिए कैसे, u है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या रखना है आपको, देखिए z/2 कोमा z अपॉन 2i, फिर माइनस फंक्शन क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रखना क्या है x कोमा 0,0 रखेंगे जी। देखिए 2 एक्स स्क्वायर z/2 का स्क्वायर, फिर माइनस z/2i का स्क्वायर, फिर माइनस देखिए 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 z²/4, फिर माइनस z स्क्वायर अपॉन 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है आपका 1 के इक्वल, -1 के इक्वल। देखिए z²/4, देखिए -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ +/4। आ रही बात समझ में। अब देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इधर 4 कॉमन आ गया नीचे से, 2/4, और ऊपर क्या बच गया आपका, देखिए 2z²। देखिए 2 × 2 4, 4 खलास, तो बचा क्या आपका z²। तो यही होगा आपका हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ तक हमने थ्योरी अपनी कंप्लीट कर ली है, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है गेट में उनसे। तो क्लास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस करते रहें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखते रहें और काम सही डायरेक्शन में करते रहें।